हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। फ्रेंड्स यूथ कंपटीशन की जो बेस्ट बुक है, इससे हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं। जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी आपको इससे हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है। यदि आपने नेक्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी, पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, उसको आप जाके देख सकते हैं एकदम पूरा शुरू से। ठीक है। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, ऐसा क्यों होता है? तो अपवर्तन के कारण जो होता है, क्या होता है, कम दिखाई देता है। और अपवर्तन का भी बहुत सा उदाहरण है। जैसे मान लो कि आप शीशा कांच के गिलास में जब आप सिक्का रख देंगे तो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर भी प्रकाश का अपवर्तन ही मतलब फॉलो होता है। ठीक है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि जो है प्रकाश की जो गति होती है ध्वनि की गति से क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए जब भी बिजली कड़कती है तो सबसे पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद क्या होती है, ध्वनि सुनाई देती है। क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, और ध्वनि की चाल क्या होती है, प्रकाश की अपेक्षा कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाले किरण के लिए आपतित कोण कितना होता है? तो ये 0 डिग्री होता है। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है, तो इसके क्या होता है, आयाम में क्या होता है, परिवर्तन आता है। किसी काल्पनिक पिंड के अपने माध्य दिशा से अधिकतम विस्थापन को कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग आयाम के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम जानते हैं? आयाम। ठीक है। आगे, घूर्णी मशीनों में गतिकी दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं। प्रकाशीय गेज कार्य करता है, तो इसको हम लोग परावर्तन सिद्धांत पर क्या होता है, प्रकाशीय गेज कार्य करता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग तरंग दैर्ध्य का नाम जानते हैं, और तरंग दैर्ध्य को हम लोग किसे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है। सामान्यतया कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समानतः मतलब इसका यूज करते हैं दो पुर्जों के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं M1 और M2 दिया है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी कितना होगा, तो -M1 गुणे क्या होगा, M2 हो जाएगा। यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर तो इसकी जो फोकस दूरी होगी -0.5 मीटर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि डायोप्टर को D से दिखाते हैं और D बराबर होता है 1 बटा फोकस दूरी होता है, यानी 1/f होता है, जहाँ f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग वहाँ पर जो यूज करते हैं उसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले लेता है, तो उसको हम लोग किसी भी परिस्थिति में उसको नहीं रखेंगे तो ये जो होता है इसका रूप ले सकता है ना, किसी भी परिस्थिति में नहीं। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट देख नहीं पाता है, वह किससे पीड़ित है? तो इसको माइपिया से पीड़ित है। माइपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की चीज़ दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और इसके निवारण के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई देता है और वहाँ पर उसको कौन सा दोष हुआ है? तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर माइपिया बोलते हैं, यानी दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। और इस यहाँ पर इसके निवारण के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। दर्पण की पालिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं, यानी AgNO3 का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये जो रंग होता है काला दिखाई देता है। जब वायुमंडल नहीं रहेगा तब पृथ्वी से आप आकाश देखेंगे कैसा दिखाई देगा, आकाश का रंग काला दिखाई देगा, जब वायुमंडल नहीं रहेगा तब। ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें जैसे अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में वस्तु दर्पण के सामने रखते थे तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनता था, उसी प्रकार लेंस में भी ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग लेंस में देखेंगे कि वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है। जैसे
इसमें अवतल लेंस में जब वस्तु को आप अनंत पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होता है लेंस के उसी ओर द्वितीय फोकस बनता है। कैसा बनता है? तो आभासी बनेगा, सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है? बहुत छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? बहुत छोटा। ठीक है, नेक्स्ट। जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा लेंस के उसी ओर द्वितीय फोकस पर और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा, और बहुत क्या बनेगा? छोटा। ठीक है, नेक्स्ट। आगे जो हमारा लिखा है प्रश्न की, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है, तो वहाँ पर नीला क्यों दिखाई देता है? तो वहाँ पर जो रूल फॉलो होता है उसको हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन कारण जो होता है आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है, तो जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा जो है इसका जो रंग होता है नीला दिखाई देता है, जो समुद्र के जल का रंग होता है। ठीक है। सूर्य की किरणों में रंग होते हैं। कैसे रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। क्या कौन कौन सा होता है? तो वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है ना, येलो होता भी है। तो मतलब 7 रंग होते हैं। रेड होता है, रेड भी होता है। ठीक है, आगे। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है सबसे अधिक अपवर्तित होता है, और सबसे कम अपवर्तित कौन से किरण होते हैं? तो उसका नाम क्या होता है? लाल होता है। ठीक है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसमें होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो लाल रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो जो बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है सबसे क्या होता है? कम होता है। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के बाद अध्ययन के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार से क्या गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको जो है नोबेल पुरस्कार से क्या किया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग एक्टिवोमीटर के नाम से इसको जानते हैं। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्रेस्कोग्राफ के नाम से इसको जानते हैं, जो पौधों की वृद्धि नापता है। ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, तो अभिसारी लेंस की तरह प्रयुक्त होता है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन के नाम से उसको जानते हैं, जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई होती है। प्रतिबिंब की लंबाई को आई से दिखाते हैं, और वस्तु की लंबाई को हम लोग किससे दिखाते हैं? ओ से। प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग लाते हैं, इसको लोग बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये कितना होता है? 0 होता है। नेपर किसकी इकाई होती है? तो ये ध्वनि की इकाई होती है। कैमरा में लेंस में उपयोग लिया जाता है, तो हम लोग कैमरे में जो लेंस लगा होता है जिसको हम लोग फोटो खींचते हैं वहाँ पर कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ध्वनि तरंगें तरंग के संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करती हैं। ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। जो ध्वनि तरंगे होती है इसको अनुदैर्घ्य तरंग ही बोलते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कब होता है? तो ये ठोस धातु के माध्यम में जो होता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है, तो किसका परिवहन करती है? तो ऊर्जा का परिवहन करती है। बेल इकाई है, तो बेल किसका मात्रक होता है? तो ये भी ध्वनि का ही मात्रक होता है। ठीक है ना, ऊपर हमने इसका मात्रक और पढ़ा था। ठीक है। और एक बेल बराबर कितना होता है? तो एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल होता है। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका अनुमान लगा सकते हैं कि जो है मतलब कितनी स्पीड से आ रही है ना, ध्वनि की तीव्रता से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे। ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम लोग किस में यूज करते हैं? तो संचार में हम लोग इसका ऑप्टिक फाइबर का क्या करते हैं? सामान्यतः इसका प्रयोग करते हैं। आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के बाद देख सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ठोस में होता है। उसके बाद उससे कम कहाँ होती है? तो जल में होता है। ध्वनि की तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या होती है? तो लौट जाती हैं या अपवर्तित हो जाती हैं।
प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। क्षेत्रफल किसी भी परावर्तक पृष्ठ का कम रहेगा तो ये जो है आगे क्रॉस कर देगा, जब कम रहेगा तो आगे क्रॉस कर देगा, जब क्षेत्रफल उसका अधिक रहेगा तो टकरा के जो है सुनाई देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रतिध्वनि के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, तो क्या ले जाती हैं, तो ऊर्जा भी ले जाती हैं। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, उसको हम लोग बोलते हैं 95। यानी 95 से नीचे रहेगा तो सुन सकता है, लेकिन 95 से ऊपर रहेगा तो सुन नहीं पाएगा। मोटर वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में किसका हम लोग मतलब लगा होता है, तो वहाँ पर जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे के वाहनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो अधिकतर ट्रकों में लगा होता है, 4 व्हीलर में लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें जैसे अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना हमने सीखा था, उसी प्रकार उत्तल लेंस में भी बने प्रतिबिंबों की स्थिति देखेंगे कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जैसे उत्तल लेंस के सामने जब आप वस्तु अनंत पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होता है मुख्य फोकस यानी द्वितीय फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या होता है, बहुत छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है, बहुत छोटा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स की, द्वितीय वस्तु जब द्वितीय फोकस पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है लेंस के दूसरी तरफ द्वितीय फोकस पर ही बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु के क्या बनता है, बराबर बनता है। जब वस्तु को अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है लेंस की दूसरी ओर एफ और यानी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट। जब वस्तु 2f और f के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 2f और अनंत के बीच में बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु को प्रथम फोकस पर रखेंगे, मुख्य फोकस पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है। जब वस्तु प्रथम मुख्य फोकस पर रखेंगे, प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर जिधर वस्तु रखते हैं उधर बनता है, आभासी और सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। वस्तु से क्या बनता है, बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स की, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण क्या होता है। तो वहाँ पर जो दर्पण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। जब वस्तु के सामने, जब दर्पण के सामने आप खड़ा हो जा रहे हैं और आपसे बड़ा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, तो इसका मतलब जानिए कि वहाँ पर कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, जिसको हम लोग कनकेव मिरर के नाम से इसको जानते हैं। दंत चिकित्सक का दर्पण कौन होता है, यानी जो डॉक्टर होता है जो चेक को करता है, वहाँ पर किस दर्पण का यूज करता है, तो अवतल दर्पण का यूज करता है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है, तो एक समान क्या होती है, एक समान होती है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु दिखाई देगी तो कैसी दिखाई देती है, तो ये काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, काली। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश का संवेदी यौगिक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो कौन अवशोषित करता है, तो जो ओजोन परत होती है उसको क्या करती है, अवशोषित करती है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ड सबसे कम विचलित होता है उससे क्या कहते हैं, तो वहाँ पर उसको लाल कहते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ड सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बैगनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैगनी। ठीक है, नेक्स्ट। एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो उसको हम लोग डायोप्टर के नाम से इसको जानते हैं। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है क्योंकि प्रकाश संबंधित होता है, तो प्रकाश किससे संबंधित होता है, तो ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, तो ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो होता है ये प्रतिध्वनि क्या होती है, सुनाई देती है। क्षेत्रफल अधिक रहेगा तभी सुनाई देगा, क्षेत्रफल कम रहेगा तो सुनाई नहीं देगा। ठीक है। इको साउंडिंग एक तकनीकी है जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सागर की गहराई को मापने में हम लोग क्या करते हैं, इको साउंडिंग का यूज करते हैं जब भी सागर की गहराई को मापना होता है। ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रकाश का दो अलग स्वरूप कौन कौन होता है, तो एक हमारा विवर्तन होता है और एक हमारा क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो वहाँ पर जो मुख्य इसका जो कारण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग
अनुदैर्ध्य तरंगे का नाम जानते हैं, जिसका और जैसे ध्वनि तरंगे जो होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगों की बात करेंगे तो जो प्रकाश तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्योंकि इनका हम लोग ध्रुवीकरण कर सकते हैं, लेकिन अनुदैर्ध्य का हम लोग ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे मायोपिक आँख को ठीक किया जा सकता है तो हम लोग किसको कर सकते हैं, तो जो अवतल लेंस द्वारा होता है, अवतल लेंस का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब दूर कर सकते हैं। मायोपिक का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति को जो होता है नज़दीक का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है, और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसका नाम क्या होता है, कनकेव लेंस का यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स कि पानी में हवा के बुलबुले जैसा कार्य करता है, तो ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पानी में जब भी देखिएगा बुलबुला टाइप निकलता है, जब सोडा वोडा घोलेंगे तो वहाँ पर जो लेंस होता है वो बुलबुला देता है, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लेता है, तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। लगभग 500 सेकंड का दीजिए, चाहे 8 मिनट को इसमें सेकंड भी कर सकते हैं। ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो इसकी जो चाल होती है 720 मील प्रति घंटा होती है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग किया जाने वाला जो यंत्र होता है उसको हम लोग कैलिडोस्कोप नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज का जो मात्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि ध्वनि की आवृत्ति में होने वाला आभासी जो परिवर्तन की घटना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव। जब भी ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर जो रूल फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।